नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। अपना जो टॉपिक चल रहा था बच्चों रूटीन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो कुछ इश्यूज हैं उनको हमने क्लियर कर लिया था। हमने पढ़ा था इससे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, प्रेजेंट में हमारी पॉपुलेशन कैसी है उसके बारे में हमने देख लिया था, और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को देख लिया था। स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है ये उन दंपतियों के लिए है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी कि एक मेडिकल की ऐसी ब्रांच जो ऐसे दंपतियों की सहायता करती है जो बच्चे पैदा करने में अक्षम है। ठीक है, तो उनके लिए जो टेक्नोलॉजी साइंस के द्वारा विकसित की गई है उस टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच को, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ART। तो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक रहने वाला है ART। ART बोले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें उन दंपतियों का इलाज किया जाता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो इसको कहा जाता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बोले तो वो दंपति जो बच्चे पैदा करने में अक्षम है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है इनफर्टिलिटी का, हमारे जैसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे किसी के, तो उसके अंदर दोषारोपण जो किया जाता है वो हमेशा फीमेल पे किया जाता है कि उसमें मेल का कोई रोल नहीं होता, ये माना जाता है। लेकिन ये टोटली भ्रांतियां हैं बच्चों। अगर इस तरह की कोई कंडीशंस आती है तो उसमें मेल का और फीमेल का दोनों का योगदान होता है, दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी आती है। बच्चा ना होने के कारण दोनों जिम्मेवार हो सकते हैं। अधिकतर केसों में ऐसा देखा जाता है, हालांकि जो पुरुष है वो अधिक जिम्मेवार रहता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे इनफर्टिलिटी के केसेस पर और इनफर्टिलिटी के इलाज पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी अगर मेल के कारण हो रही है, पुरुष के कारण अगर इनफर्टिलिटी आ रही है तो वो किस प्रकार की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, वो सबसे पहली इनफर्टिलिटी हो सकती है वो है एजोस्पर्मिया। उसको कहा जाता है एजोस्पर्मिया। अगर आप एक बिल्कुल हेल्दी पर्सन देखोगे तो उसके स्पर्म के अंदर, उसके सीमन के अंदर, सॉरी, एक टोटली हेल्थी पर्सन के सीमन के अंदर 200 से 300 मिलियन, यानी कि एक इजैकुलेशन में, एक बार जब वीर्य बाहर निकलता है उस एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। अगर 200 से 300 मिलियन से कम स्पर्म की मात्रा आती है तो वो होता है स्टूडेंट्स किस प्रकार का, ओलिगोजूस्पर्मिया, यानी कि जिसके अंदर स्पर्म की मात्रा कम आती है वो तो है ओलिगोजूस्पर्मिया। ए का मतलब एब्सेंट, जिसके सीमन के अंदर स्पर्म की मात्रा नहीं होती, स्पर्म नहीं होता, तो उसको कहा जाता है एजोस्पर्मिया। ठीक है, दो प्रकार का हमने पढ़ा, एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। दो तो रीजन ये हो सकते हैं, या तो स्पर्म बन नहीं रहा या फिर स्पर्म क्या है, मात्रा में कम है। ठीक है, तीसरा रीजन हो सकता है बच्चों वो है इरेक्टाइल डिसफ्यूजन डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है बच्चों, उस व्यक्ति का पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं हो पाता। इरेक्ट नहीं हो पाता तो फीमेल की वेजाइना में वो इंसेमिनेशन नहीं कर पाता, वो अपने फ्लूइड को इंजेक्ट नहीं करवा पाता। उन दंपतियों के लिए आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो सारी मेथड हम पढ़ेंगे, यानी कि अगर एक नर जिम्मेवार रहता है तो वो एजोस्पर्मिया के कारण रहता है, या फिर ओलिगोजूस्पर्मिया के कारण रहता है, या तीसरा अगर हम लेके चलें तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण रहता है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार हम दोषारोपण पुरुष पर ही कर सकें, इसके लिए महिला भी जिम्मेवार हो सकती है। महिला किस किस कारण से जिम्मेवार हो सकती है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, महिला में या तो ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ओवम नॉट प्रोड्यूस। यदि कोई महिला में ओवम की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है तो वो जिम्मेवार है इनफर्टिलिटी के लिए। दूसरा, कई बार क्या होता है कुछ महिलाओं के ओवेरी के अंदर सिस्ट बन जाती है बच्चों, यानी कि जो फेलोपियन होता है, ओवेरी जो होती है उसमें क्या है, छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, वो फॉलिकल कुछ फ्लूइड से भरकर बिल्कुल सिस्ट का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। यदि कोई महिला पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम से ग्रसित है, इस सिंड्रोम से ग्रसित है, तो उस महिला के अंदर भी ओवम की फॉर्मेशन नहीं हो पाती और ओवम नहीं बनने के कारण वो मां नहीं बन पाती। ठीक है, अगर तीसरा रीजन हम लेके चलें तो वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के अंदर बच्चों क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यदि किसी महिला के
एसटीडी हो गई, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, और उस डिजीज में उसके पेल्विक रीजन में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। पेल्विक रीजन में अगर इन्फेक्शन होता है बच्चों, तो वो इन्फेक्शन आगे से आगे खिसकता जाता है, और उस इन्फेक्शन के खिसकने से फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना वो स्कार हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब यानी कि ये देखिए, फेलोपियन ट्यूब की बात करें, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ जो ये फेलोपियन ट्यूब है ना, ये यहाँ पर ओवेरी होती है और ये एग रिलीज करती है, यहाँ से ये स्कार हो जाती है। स्कार का मतलब कुछ तरह टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ जाती है, कुछ ऐसा रीजन हो जाता है। अगर ये फेलोपियन ट्यूब स्कार हो जाती है तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती, यानी कि यहाँ तक स्पर्म नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण इनफर्टिलिटी के केस जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी लिख दिया क्या मैंने, इनफर्टिलिटी, वो केस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया। इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पहलू पे। डस्टर तो आ गया, एक मिनट। आगे जो स्टूडेंट्स हम बात करें कि भाई हमने ये देख लिया कि इसके लिए जिम्मेवार जो है नर मादा दोनों हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं। किस किस रीजन से ये दोनों जिम्मेवार हो सकते हैं। वैसा तो है नहीं भाई ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो इनको हम कोई मदद नहीं करेंगे, इनकी कोई मदद नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मेडिकल ब्रांच इनकी हेल्प करता है, और उस ब्रांच को हमने क्या कहा, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी, क्या मेथड रहेगा, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान में रखना, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये नहीं है कि भाई दो पार्टनर्स जो है, एक जोड़ा जो है वो महीने से प्रयास कर रहा है और उनके बच्चे नहीं हो रहे, 2 महीने से प्रयास कर रहा है उनके बच्चे नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। कम से कम 2 साल तक अगर वो रिलेशनशिप में है और फिर भी उनके बच्चा किसी कारण से नहीं हो रहा, तो उसको हम इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रख सकते हैं। कम से कम 2 साल में उनमें इस तरह के केसेस अगर बार बार आते हैं, वो मां नहीं बन पाती, तो उसमें हम इनफर्टिलिटी का केस रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इनफर्टिलिटी का कैसे इलाज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। ये लीजिए, स्टूडेंट्स ये है मधुरिमा, इसका नाम है मधुरिमा, या कोई और नाम निकालो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और ये इसका पतिदेव है, दोनों उदास है, रो रहे हैं, ये देखिए आंसू निकल रहे हैं दोनों रो रहे हैं कि इनमें जो है कंडीशन है बच्चों, ये बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, दोनों उदास है। अब ये उदास है तो हमने इनको देखा, विज्ञान की टीमों ने इनको देखा, डॉक्टर्स ने इनको देखा, और ये डॉक्टर्स के पास गए और बताते हैं कि हमारे 2 साल हो गए रिलेशनशिप को और हमने सब तरह की तरकीबें जो है इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन हमारे जो है बच्चे पैदा नहीं हो रहे। तो इनकी ART मदद करती है, आर्ट याद रख लेना, ये मदद करती है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके भी संतान पैदा हो सकती है, हम हेल्प करेंगे आपकी। कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कहेगा इस मोहनलाल को, ये है मोहनलाल, ठीक है, इस मोहनलाल को कहेंगे कि भाई ला तू तेरे अपने स्पर्म निकाल के दे हमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने स्पर्म निकाल कर हमें एक परखनली टेस्ट ट्यूब में अपने स्पर्म डाल देगा, ठीक है। इजैकुलेशन इसमें करवा देगा और इसके अंदर क्या कर देगा, स्पर्म डाल के दे देगा। इजैकुलेशन का वीर्य जो है, सीमेन जो है वो डाल के दे देगा। अब ये इस तरह की प्रोसेस होगी, इसने क्या कर दिया, अपना वीर्य जो है वो निकाल कर दे दिया। अब यहाँ पर ये है मधुरिमा भी उदास है। अब इसको कहा जाएगा कि ला तू भी क्या कर, अपने जो है ओवम रिलीज करके दे।
अब ऐसा तो हो नहीं सकता जिस तरह पुरुष जो है अपना सीमेन के थ्रू जो है रिलीज करके दे दिया स्पर्म, उस तरह महिला भी अपने ओवम रिलीज करते नहीं कर सकती ना, तो उसको क्या दिया जाता है, उसको इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है LH FSH की, ठीक है। तो उन इंजेक्शन से उसमें क्या होता है, उसमें ओवेरी से एग जो है, ओवम जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब वो रिलीज होता है तो बच्चों उसको किसी इंजेक्शन के थ्रू या किसी टेक्निक के थ्रू कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मैं आपको पूरा पार्ट ही बना के, ये अपना फेवरेट डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर होती है बच्चों ओवेरी, ठीक है, यहाँ पर ओवेरी है ना। अब क्या किया जाएगा, अब एक यहाँ से नीडल वगैरह कोई इस तरह की सक्सेशन ट्यूब जिससे हम शक कर सके, इस तरह की ट्यूब सी डाली जाती है और इस तरह वेजाइना में टेढ़ा कट लगाकर उस ट्यूब को ओवेरी तक भेजा जाता है। ओवेरी तक भेजकर उस ट्यूब से खींच कर क्या निकाल लिया जाता है, उस ओवेरी से ओवम को निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ओवम को निकाल लेंगे। भाई इसका मधुरिमा का क्या ले लिया, ओवम ले लिया, ठीक है, और मोहनलाल का क्या ले लिया हमने, स्पर्म ले लिया। अब इसके ओवम को हम किसी न किसी पेट्री डिश के अंदर डाल लेते हैं। देखो हम इलाज कर रहे हैं इनका, आप देखते जाओ, बिल्कुल इनको पेरेंट्स बनाएंगे, हम देखते रहिए आप कैसे बनेंगे। अब इसके हमने क्या ले लिया, इसके ओवम को ले लिया, ये बंद कर देते हैं डिब्बे को, ये इसके ओवम ले लिए हमने, ले लिए। अब बच्चों क्या करते हैं, अब हम इन स्पर्म का और इन ओवम का फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। स्पर्म का ओवम का क्या करवा देते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये पहली टर्म आपको समझ में आ गई होगी, पहली टर्म आपको दिख रही है IVF, इसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सॉरी। अब आगे क्या होगा, आगे अब आपको पता है यहां पर क्या बन गया, जाइगोट बन गया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब क्या किया जाता है बच्चों, इस जाइगोट में क्या होगा, आगे क्लीवेज होगा, यानी कि विदलन शुरू हो जाएगा, ये आगे से आगे फर्दर डिवीजन करने लगेगा, 1 से 2 सेलुलर हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा और 4 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये यहां से कितनी सेल बना लेगा, 8 सेल बना लेगा, 8 सेल बना लेगा। जब ये 8 सेल बना लेगा, ठीक है, 8 सेल या 8 सेल से पहले अब इसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। अब फीमेल ऐसा तो नहीं चाहिए कि बच्चा मुझे बाहर ही मिल जाए, बाहर सारा उसका परिवर्तन हो जाए, डेवलपमेंट वगैरह बाहर हो जाए। वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि मैं भी एक नेचुरल माँ बनूं और अपने बच्चे को क्या दूं, पूरी प्रोटेक्शन दूं, जिस तरह नेचुरल प्रोसेस से गुजर कर मिलता है पूरा डेवलपमेंट, वैसा डेवलपमेंट मैं देना चाहती हूँ। तो अब मेडिकल टीम क्या करेगी, अब ये टीम ये करेगी, उस 8 सेलुलर स्टेज वाले एम्ब्रियो को यहां से इम्प्लांट कर देगी, किसमें, उस फीमेल में। कैसे करेगी बच्चों, अब देखिए, अब ये 8 सेल वाला कहाँ कर देंगे, इसमें इम्प्लांट कर देंगे। इम्प्लांट मतलब, अब इम्प्लांट के 2 तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है ना बच्चों, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये एक टर्म क्लियर हो रही है ना, यहाँ पर 8 सेल से या 8 सेल से ज्यादा का भी होगा, वो मैं बताऊंगी आपको। तो वो ट्रांसफर हो रहा है, वो सेकेंड टर्म को क्लियर कर रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर को, ठीक है। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है जिफ्ट से, ZIFT, और दूसरा हो सकता है IUT से, ठीक है। कैसे होगा बच्चों, देखो, अगर हम कोई फीमेल चाहेगी कि मुझे तो जल्दी से जल्दी जो मेरा बच्चा है वो मेरे अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट दे कर दो और मुझे इस तरह की खुशी दे दो कि मैं माँ बन रही हूँ, पूरा मुझे एक फील आना चाहिए, तो उसको तुरंत 8 सेलुलर स्टेज के अंदर उस एम्ब्रियो को, उस एम्ब्रियो को हम जाइगोट कह सकते हैं वैसे, उस जाइगोट को उसकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सेकेंड टर्म देखिएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ZIFT। अब इसको क्या करेंगे हम, इस तरह जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना यहां पर, ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब ये फेलोपियन ट्यूब से यहां से निकलकर एम्ब्रियो जो है वो यहाँ
इम्प्लांट हो जाएगा। तो सेकंड जो टेक्निक है हमारी यहाँ पर क्या हुई, ZIFT। ठीक, कुछ महिलाएं थोड़ा वेट कर लेती है कि भाई थोड़ा इंतजार कर सकती हूँ, थोड़ा सा और सुरक्षित स्टेज आ जाए ना तब इम्प्लांट कर देना। तो यहाँ पर 8 सेल से अगर ज्यादा की कंडीशन में उसको ट्रांसफर किया जाता है तो वो हम डायरेक्ट यूट्रस में कर सकते हैं। वहां हम पहले फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, फेलोपियन ट्यूब से वो कहाँ आएगा, यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा। लेकिन सेकंड नेक्स्ट जो स्टेज आएगी ना उसमें हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर डायरेक्ट यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है बच्चों इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब इस तरह का ट्रांसफर हो गया ना, अब माता को घबराने की जरूरत नहीं है, अब उसका सारा डेवलपमेंट उसके यूट्रस में होता रहेगा और बच्चा जो है जनरल प्रोसेस के द्वारा जन्म लेगा। वही 9 महीने लगेंगे, वही सारी प्रोसेस होगी, वो सारी प्रोसीजर से गुजरकर उसमें पूरा डेवलपमेंट होएगा और डेवलपमेंट के बाद जो एम्ब्रियो है वो नेचुरल तौर पर जन्म लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस बच्चों यहां तक हमारी कंप्लीट हो गई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 टेक्निक पढ़ी हमने, ZIFT और IUT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर और दूसरा क्या है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये होगी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट वाली टेक्निक को हम समझते हैं, यहां तक हमारा क्लियर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस उनके लिए है जो मेल काम नहीं कर पाते, उनके मेल में या तो इरेक्शन नहीं हो पा रहा उसके पेनिस का, या फिर वो क्या इजैकुलेशन नहीं करवा पा रहे फीमेल बॉडी में, तो उनमें किया जाता है नेक्स्ट वाले प्रोसेस। उसमें कैसे करेंगे सुनिए मेरी बात। सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे, ये मोहनलाल है बेचारा उदास है, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा, कह रहा है मेरे में सीमेन तो बहुत है, मेरे में स्पर्म की काउंटेशन भी बहुत है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म मेरे में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं मेरा इरेक्शन नहीं हो पा रहा, या मैं किस रीजन के कारण जो है फीमेल के अंदर इंजेक्ट नहीं करवा पा रहा जिसके कारण बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे। तो हम इसको क्या कहेंगे, टेंशन मत ले हम तेरा इलाज करेंगे। इसको हम कहेंगे कि ला भाई तेरे जो स्पर्म है ना वो निकाल कर दे। इसके स्पर्म को हमने ले लिया, ये ले लिया। अब बच्चों इन स्पर्म को हम क्या करेंगे, इन स्पर्म को हम फीमेल की बॉडी में छोड़ देंगे। बस बात तो इतनी सी है कि ये इंजेक्ट नहीं करवा पा रहा, बाकी फीमेल तो एकदम सही है, फीमेल तो काम कर सकती है अपना। अब इससे हम क्या लेंगे, इससे हम इसके स्पर्म ले लेंगे और स्पर्म लेकर फीमेल में उसको इंसेमिनेट करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, 2 टेक्निक हो सकती है इसके बच्चों। एक तो हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। दूसरा इंट्रा फेलोपियन ट्यूब करवा सकते हैं, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब इंसेमिनेशन, यानी डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में छोड़ा कि वहां पे एग पड़ा है, और या फिर हम इसको यूट्रस में छोड़ देंगे, यूट्रस से फिर आगे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो वो प्रोसीजर हम करवाकर इस माता को क्या कर सकते हैं, माँ बनने का इसको सुख दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गई। इसमें इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये 2 प्रकार का हो सकता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे ICSI को। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। IFI लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि इंट्रा फेलोपियन ट्यूब इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं जो मिटाया मैंने ICSI की, ठीक है, ICSI की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, यहां लिख देती हूँ ICSI। ठीक, अब इसके अंदर ये मोहनलाल क्या हो गया बच्चों, बुढ़ा हो गया, मोहनलाल बुढ़ा हो गया, और इसके अंदर स्पर्म की काउंटिंग भी कम हो गई, स्पर्म की मोबिलिटी भी कम हो जाती है, और स्पर्म काम नहीं कर पाता, यानी कि या तो कम है या स्पर्म जो है एक्टिव नहीं है इतना। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बूढ़े आदमी में आ जाती है। लेकिन ये क्या है, संतान का सुख चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे उदास होने की जरूरत नहीं है, आपका भी इलाज किया जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको हम कहेंगे कि ला भाई तेरे स्पर्म निकाल कर दे दे। इसने स्पर्म निकाल कर दे दिए। इस माता के हम क्या निकालेंगे, इस माता के हम निकालेंगे क्या, एग। ठीक है, इसका निकाल लिया हम एग, ये लीजिए एग निकाल लिए। एग बच्चों निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि एग जैसे फीमेल मेल के अंदर डायरेक्ट जैसे इजैकुलेशन होती है वैसे फीमेल के अंदर भी हो जाए, फीमेल डायरेक्ट अपना एग दे देगी, ऐसा नहीं देता। एग निश्चित डे पर आता है, 13वें 14वें दिन के लगभग होता है। तो उसको हम करवाने के लिए इसमें एक विशिष्ट हार्मोन LH या FSH, LH को देते हैं। ठीक है, LH ज्यादा दिया जाता है। LH को देते हैं तो क्या किया जाता है, इसमें एग की फॉर्मेशन वगैरह हो जाती है। फिर ये क्या करता है, फिर ये
एग को रिलीज करने के लिए, इसमें से एग को निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए ये इसकी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये इसका क्या है, वेजाइना है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है बच्चों, यहां से इसको हल्का सा कट देकर यहां पर जो ओवेरी है ना, इसमें से ओवम निकाल लेते हैं। एक खींचने वाली ट्यूब सी होती है, इसे खींचकर हम क्या कर लेते हैं, ओवम को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता दिया होगा आपको, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लिया, ओवम निकाल लिया, ये ओवम आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, छोटी सी प्रोसेस है। अब इसके स्पर्म को हम इंजेक्शन में भरेंगे और इंजेक्शन में भर के इसके साइटोप्लाज्म में छोड़ देंगे। ये इसके साइटोप्लाज्म में हमने स्पर्म को छोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, यानी कि ऐसा इंसेमिनेशन जिसके अंदर स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में छोड़ा जाता है, फिर वही जाइगोट बन जाएगा और फिर सारी प्रोसेस नेचुरल वाली वही की जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने पढ़ी ICSI, जो मैंने अलग से लिखी है, ठीक है। अब सबसे लास्ट हमारी प्रोसेस बचती है, वो है GIFT, गिफ्ट। इसको कैसे करेंगे आप देखिएगा, गिफ्ट को कैसे करेंगे, देखिए। हाँ देखिए, गिफ्ट याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है, गिफ्ट ज्यादा किसको पसंद है, गिफ्ट किसको पसंद है, महिला को ज्यादा पसंद है ना। महिला मतलब छोटी छोटी बातों पे ये सोच लेती है कि भाई आपको इतना टाइम हो गया मेरे को जानते हुए, आपने मेरा बर्थडे तक याद नहीं रखा, मुझे गिफ्ट तक नहीं दिया। तो मतलब महिला ज्यादा इंटेंशन रहता है इसका गिफ्ट की तरफ, यानी कि गिफ्ट वाला इलाज किसका करना है, महिला का करना है। यानी कि उस महिला के अंदर एग की फॉर्मेशन नहीं हो रही, यानी कि उस महिला के अंदर ऐसा कोई रीजन है कि एग नहीं बन पा रहा, तो वो क्या करेगी, किसी दूसरी महिला से एग ले लेगी, ठीक है। मेडिकल ब्रांच क्या करेगी, एक दूसरी महिला वो ले आएगी साथ में और मेडिकल ब्रांच को कहेगी ये अपना एग देने के लिए तैयार है। अब उससे हम क्या कर लेंगे, एग को ले लेंगे। ये दूसरी महिला आई है इसकी मदद करने और उसने इसको क्या दे दिया, एग दे दिया। अब ये एग हम इस महिला की फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट करवा देंगे। इस एग को हम किस में छोड़ देंगे, इस जो महिला मां बनना चाहती है उसके फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे। फैलोपियन ट्यूब में छोड़ने के बाद में अब ये क्या करेगा, मोहनलाल जनरली इंटरकोर्स करेगा, सामान्य जो इंटरकोर्स होता है उसी दौरान ये इंटरकोर्स करेगा, तो ये अपने स्पर्म वहां छोड़ाएगा, स्पर्म छोड़ेगा तो हाँ ओवम भी है, तो अब क्या हो गया, स्पर्म और ओवम का मिलन हो जाएगा। स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट क्या हो जाएगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से बेबी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर रहनी है जिसको गिफ्ट कहा जाता है, GIFT। क्या कहा जाता है, GIFT कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको कहा जाता है, जी से है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोसीजर हम काम में लेंगे तो इस दंपतियों को भी क्या कर सकते हैं, मां बना सकते हैं। तो ये प्रोसीजर हो गई जो हमें समझ में आ चुकी है। सारी प्रोसेस एक बार दिखा देती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब आप कंफ्यूज कहाँ होगे वो बताती हूँ मैं। आप कंफ्यूज होगे बच्चों, एक तो हो गए इसके अंदर IUI और IUT के अंदर। IUT ट्रांसफर है और ये इनसेमिनेशन है। ट्रांसफर के अंदर तो जाइगोट का ट्रांसफर, एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा, ठीक है। किसका ट्रांसफर होगा, जाइगोट बनने के बाद में उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर, 8 सेलुलर वगैरह का वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। 8 या 8 से ज्यादा सेल वाला, यूटेराइन में छोड़ के आना है, यूट्रस में छोड़ना है तो 8 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पर्म का ट्रांसफर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये सारी प्रोसीजर आपको समझ में आ गई होगी। एम्ब्रियो ट्रांसफर की दो बताई मैंने, गिफ्ट और IUT, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की IFT और IUI बताई, और गिफ्ट जो महिलाओं में की जाती है और ICSH इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। इस तरह की प्रोसेस को हमने देखा। तो ये सारी की सारी क्या है, ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें उन दंपतियों का इलाज किया जाता है जो माँ बाप नहीं बन पाते, ठीक है। आई होप सारा कुछ क्लियर है। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अपना अंतिम टॉपिक रहता है
जिसमें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।